Hello everyone. So we have completed chapter 14 and we have completed 12, 13 and 14. We'll start with chapter 15. So this is a different unit. तो पहले हमने लीनियर अलजेब्रा कर लिया सारा. अब functions of several variables. This is chapter 15 and MME 1 में we studied functions of single variable. Y equals to fx. We have studied these types of function phase की optimization and all the economic interpretation of all these variables and all. First order differentiation, chain rule. So now we'll use the same concepts but we'll study for the case of several variables. ठीक है. Basically जब हम माइक्रो में बेसिक डिमांड पढ़ते हैं तो डिमांड फॉर अ गुड इज यूजली a function of price. Given goods are an exception, but in general what we have is price के साथ negative relation होता है. But if we take into consideration, price is not the only factor जो demand को influence करता है. बहुत सारे other factors भी है जो demand of a good को influence करते हैं. Suppose we are finding a demand for cold drinks. First होगा जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक. देन इनकम ऑफ द इंडिविजुअल. ये तुम सबने पढ़ रखे हैं. इनकम का पॉजिटिव रिलेशन होगा इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल गुड, नेगेटिव होगा इन्फीरियर गुड. प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होगा इफ़ इट इज़ नॉट अ गिवन गुड. और फैक्टर्स भी आते हैं सीजन. देन सम ऑफ द फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट. ठीक है. द थिंग इज अब डिमांड फॉर अ गुड is a function of many variables. It is not just a function of price. Price तो है important, price is one of the most important, but बाकी factors भी है जो influence करते हैं, right? तो ये अब हम पढ़ेंगे तो इसका basically economic interpretation भी काफ़ी important रहेगी. इसके numericals भी हम करेंगे, but ठीक है, at a later stage. First, let's start with functions of two or more variables. फंक्शन की डेफिनेशन पता है. एक रूल होता है जो डोमेन के हर एलिमेंट को रेंज पे असाइन करता है. डोमेन के हर एलिमेंट को रेंज पे असाइन करता है. तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विद डोमेन डी इज अ रूल that assigns a specified number fxy to each point xy and d. यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल पॉइंट था, बट अब अगर टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो जो डोमेन है एवरी पॉइंट इन डोमेन कॉरस्पॉन्ड्स टू वन वैल्यू ऑफ x1 एंड वन वैल्यू ऑफ x एंड वन वैल्यू ऑफ y. तो फंक्शन क्या हो गया? कोई भी रूल जो इस डोमेन के हर पॉइंट को असाइन कर रहा है एक रेंज पे. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. जो फंक्शन की डेफिनेशन थी बस उसको टू वेरिएबल्स पे ले लिया. नाउ स्टार्टिंग विथ सम बेसिक एग्जांपल्स. सपोज अ फंक्शन इज डिफाइंड कि एफ एक्स वाई विच इज अ फंक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज दिस. नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 1, 0. सो एफ ऑफ 1, 0. The first coordinate corresponds to the x value, second to the y value. So when x is 1, so basically when f x is 1 and y is 0, what do we had? 2 times 1 plus 1 square into 0 cube, which is 2. Similarly, f of 0, 1 you can also find. So in this case, x is 0, so f of x is 0 and y is 1. So if you'll see, इसकी क्या वैल्यू आएगी? 2 इंटू 0, दिस बिकम 0 प्लस 0 स्क्वायर इंटू 1 क्यूब. सो दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0. नाउ एफ ऑफ a प्लस 1 कॉमा b. दिस कैन बी रिटन एज व्हेन x टेक्स वैल्यू a प्लस 1 and y takes value b. So in this case, what we have is 2 times a plus 1 plus a plus 1 square b cube. So this is the value of f of
a plus 1 and b. Now suppose this is a function in which x relates to the demand for milk, where a is a constant and r denotes the income of the family and p is the price. So you can see p डिनोमिनेटर में है पॉजिटिव कोशिएंट, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो x पे क्या इम्पैक्ट होगा. सो सपोज p इज़ 1 एंड p इंक्रीजेस टू 2, सो यू विल सी कि x फॉल हो रहा है. तो इट इज शोइंग अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड था. नाउ r इनकम है, तो अगर r बढ़ रही है तो वी कैन सी x भी बढ़ रहा है, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट. तो अगर r बढ़ने से x बढ़ रहा है तो मीन्स जो मिल्क है वो हमारा नॉर्मल गुड होना चाहिए या इन्फीरियर गुड. ठीक है, यू शुड रिकॉल दिस. इनकम बढ़ने से अगर डिमांड बढ़ रही है तो इट इज़ अ नॉर्मल गुड. ठीक है, सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द डिमांड फंक्शन. और इसमें दो फैक्टर्स हैं, ए तो कांस्टेंट है कोई वैल्यू, आर एंड पी जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिमांड को. सो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक in this particular unit would be Cobb-Douglas function. So Cobb-Douglas function क्या होता है बेसिकली. ठीक है, तुमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स पढ़ा होगा, जैसे यूटिलिटी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन क्या होगा कि मतलब तुम कैपिटल या लेबर दोनों को प्रोड्यूस कर सकते हो. तो पहले बेसिकली क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. बट अगर फंक्शनल फॉर्म ये है, दिस इज अ केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. अगर फंक्शनल फॉर्म है, दिस इज अ केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. एंड कॉब-डगलस केस होता है, तो इस केस में या तो तुम कैपिटल लोगे या लेबर, डिपेंडिंग ऑन द वेजेस एंड रेंट. ठीक है, इतना डिटेल में नहीं, वो बाकी बाद में क्लासेस में जाएंगे. इसमें होता है जैसे हम अगर यूटिलिटी फंक्शन लेते थे, जैसे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का लिया, मिनिमम ऑफ लेफ्ट शू राइट शू, तो हमें पता होता है इन दोनों को इक्वल करेंगे तभी सेंस बनेगा. ठीक है, कॉब-डगलस फंक्शन की फंक्शनल फॉर्म ये होती है, ए एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी. तो इन दोनों को एक पर्टिकुलर सर्टेन रेशियो में यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ द जनरल फॉर्म. तो अगर प्रोडक्शन फॉर्म होगी कॉब-डगलस की, दिस कैन बी रिटन एज ए एल टाइम्स सपोज एल टाइम्स अल्फा के टाइम्स बीटा. दिस इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ अ कॉब-डगलस फंक्शन. Sorry, L comma K. So where L stands for labor and K is capital. तो बेसिकली कैपिटल और लेबर दोनों चाहिए. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो किसी एक को ले, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में किसी एक को भी ले लो. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में दोनों को एक सर्टेन रेशियो में लेना है, इसमें भी एक सर्टेन रेशियो में लेना है. तो इसमें तुम देखो, अगर लेबर ज़ीरो है, अगर कॉब-डगलस फंक्शन में लेबर ज़ीरो लिया तो आउटपुट कितना हो जाएगा, लुकिंग एट दिस ज़ीरो. अगर कैपिटल को ज़ीरो लिया तब भी आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा. तो दोनों को कॉब-डगलस फंक्शन में फर्स्ट चीज़ वी कैन इन्फर इज दोनों को पॉजिटिव क्वांटिटीज़ में ही तुम एम्प्लॉय करोगे. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एग्जाम्पल 15.4. अगर एक फंक्शन हमें दे रखे हैं एफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी. हमें पता है ये कॉब-डगलस फंक्शन है. ठीक है, फाइंड एफ ऑफ 2x 2y. इसका मतलब अगर x एक इनपुट था और ये हमारा एक आउटपुट फंक्शन आ रहा था, तो हम अगर x को डबल कर रहे हैं और y को डबल कर रहे हैं तो आउटपुट पे क्या चेंज आ रहा है. एफ ऑफ 2x कॉमा 2y, ये क्या हो जाएगा, a टाइम्स 2x a 2y b.
तो बेसिकली x 2 टाइम्स हो गया, y भी 2 टाइम्स हो गया. सो दिस इज गिविंग अस a 2 टाइम्स a x टू द पावर a इंटू 2 टाइम्स b y टू द पावर b. इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स a इंटू 2 टाइम्स b इंटू a x ऑफ a y ऑफ b. ठीक है, इसका रूल यू शुड नो, 2a प्लस b y टू द पावर b. एंड इफ यू विल लुक एट दिस, तो ये कुछ नहीं है बट ऑलरेडी जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स वाई है. दिस इज एफ एक्स वाई. अब देखो, हमने x को 2x कर दिया, y को 2y कर दिया. हमारा आउटपुट कितने से बढ़ा? दिस टाइम्स दिस मच. एक ये फिर से प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इफ a plus b equals to 1, we have constant returns to scale. And if a plus b is less than 1, we have decreasing returns to scale. मतलब a plus b greater than 1, मतलब ये पावर दोनों का सम ग्रेटर देन 1 है. तो अगर तुम इनपुट्स को डबल करोगे तो आउटपुट डबल से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इनपुट्स डबल किया और a प्लस बी सपोज आ रहा था 1.5, तो आउटपुट कितने से बढ़ जाएगा? 2 टाइम्स 1, 2 टू द पावर 1.5 विच इज़ ग्रेटर देन 2. तो हमने क्या देखा, अगर आउटपुट बढ़ रहा है, अगर इनपुट डबल हो रहा है, तो आउटपुट 2 से ज़्यादा हो जाएगा अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. आउटपुट उसी रेट से बढ़ेगा जितने से इनपुट बढ़ा अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है. और अगर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है तो आउटपुट जितने से बढ़ा, सॉरी, जो तब इनपुट जितने से बढ़ा आउटपुट उससे कम से बढ़ेगा. ठीक है, यहाँ तक समझ आया. अब एफ टी एक्स टी वाई ये भी तुम फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली 2 था तो एफ टी एक्स टी वाई हो जाएगा टी टाइम्स ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स टू, ये दे आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है ये अभी मैं आगे क्लासेस में कराऊंगा जब इसका इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन आएगा. रिटर्न्स टू फैक्टर तब होता है जब कोई एक फैक्टर को चेंज करते हो. जैसे इसमें एक्स एंड वाई दोनों फैक्टर्स थे, तो हमने दोनों को इंक्रीज करा. रिटर्न्स टू फैक्टर होता है जब किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं एंड देन चेक करते हैं कि आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है. तब हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी काम आता है. ठीक है, थोड़ा माइक्रो भी समझना पड़ेगा. ये कब होता है? जब हम एक फैक्टर को चेंज करते हैं, बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं. नाउ सपोज इन दिस केस हमें गिवन है Q इक्वल्स टू एफ एल के. तो जो हमारा आउटपुट है वो फंक्शन है लेबर और कैपिटल का, और ये फंक्शनल फॉर्म एज इट इज़ गिवन है. तो एफ ऑफ 2L 2K क्या होगा? तो लेबर को भी डबल कर दिया, कैपिटल को भी डबल कर दिया. 2.6 कांस्टेंट तो फिक्स है, हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 0.4, L 0.4, 0.6, K 0.6. This can be written as 2.4, 2.6 into 2.6 L. This can be further written as 2 to the power 0.4 plus 0.6, 2.6 L 0.4 K 0.6. तो if you will see, this is nothing but जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन था. So what we have is this becomes 2 power 1 into f of L comma K. तो बेसिकली अगर हम दोनों इनपुट्स को डबल कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी डबल हो रहा है. अब रिकॉल करो, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा. ओके, नाउ हमने 2 वेरिएबल का कर लिया, बट इन जनरल
इस चीज़ को हम मोर देन 2 वेरिएबल्स में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अ फंक्शन एफ ऑफ n वेरिएबल्स, ठीक है, n वेरिएबल्स ले लिए, विद डोमेन d इज़ अ रूल, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन है एज इट इज़, बस n वेरिएबल्स के लिए हो गया, दैट असाइंस अ स्पेसिफाइड नंबर f ऑफ x1 till xn टू ईच n वेक्टर इन d। सेम रूल, बस कोई भी पॉइंट एक n वेक्टर पे है जिसके n एलिमेंट्स है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेज बन रही है यहाँ पे रेंज में। ओके, जैसे डिमांड फॉर अ फंक्शन लिया हमने, तो हमें पता है हमने डिमांड ऑफ फंक्शन ऐसे लिया है हमेशा a माइनस बी पी की फॉर्म में, ठीक है। बट हमें पता है और फैक्टर्स भी हैं, जैसे अगर इनकम की बात करें तो इनकम से ये पॉजिटिवली रिलेटेड होगा, प्लस c टाइम्स इनकम, प्लस अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ता है तो प्लस d टाइम्स प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। तो ये जो फैक्टर्स हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स जो हम कंसीडर कर रहे हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो हम एक लीनियर फंक्शन की बात करते हैं, तो इकोट्रिक्स में बाद में पढ़ोगे, लीनियर फंक्शन 2 टाइप का होता है, लीनियर इन वेरिएबल्स एंड लीनियर इन कोएफिशिएंट्स। इसका मतलब जैसे ये कोएफिशिएंट्स है, एंड जो मैं अभी रेड में मार्क कर रहा हूँ वो वेरिएबल्स हैं, जैसे प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो लीनियर इन वेरिएबल्स मीन्स जैसे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट आ रहा है या इनकम आ रही है, इनकी कुछ स्क्वायर पावर नहीं आ रही है, हाफ पावर नहीं आ रही, ठीक है, इनकी पावर 1 आ रही है, ठीक है, वो लीनियर हो गया। लीनियर इन कोएफिशिएंट मीन जैसे ये a है, फिक्स्ड वैल्यू है, a स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ a ही है, ये b है, ऐसे ये कोई बी ई, जो ई भी एक कांस्टेंट हो, ऐसी वैल्यू नहीं है, तो इनकी पावर भी 1 आ रही है, तो ये लीनियर इन कोएफिशिएंट है और लीनियर इन वेरिएबल भी, ठीक है। तो एक फंक्शन लीनियर फंक्शन है n वेरिएबल्स में जब इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, वेयर a1 a2 और an सारे कोएफिशिएंट्स हैं। एंड इसमें कॉब डगलस फंक्शन का फिर से एक इंपॉर्टेंट रोल आता है। हमें ये पता है कॉब डगलस फंक्शन इज रिटन इन दिस फॉर्म। अब ये कॉब डगलस फंक्शन वो है जिसमें n वेरिएबल्स हैं। अब इफ यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log f बिकम्स log a प्लस a1 log x1 प्लस a2 log x2। इसमें log लोगे तो आई होप वो प्रॉपर्टी याद होगी, प्लस an log xn। तो अब log a, suppose this can be written as a naught, so this is written as a naught plus a1 log x1 plus till an log xn, and this form is also called as log linear form. So this is called a log linear model as well. बाद में हम पढ़ेंगे कि these terms represent elasticity, ठीक है। अभी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन नहीं, पहले थोड़ा बेसिक करते हैं। इन टर्म्स की इंटरप्रिटेशन है दे आर इलास्टिसिटी, दे शो इलास्टिसिटी। जैसे a1 है, दिस शोज इलास्टिसिटी ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू द टोटल फंक्शन, a2 शोज इलास्टिसिटी ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू द टोटल फंक्शन, सिमिलरली an, ठीक है। इसको बाद में डेप्थ में करेंगे, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ आनी चाहिए, ठीक है। इन दिस केस अरिथमेटिक मीन एक्स ए बार हमें पता क्या होता है, सो 1/n x1 प्लस 1/n x2, सो a1 a2 प्लस 1/n xn an। तो ये सारे, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। सिमिलरली इफ यू विल सी दिस, तो ये है x1 x2 xn टू द पावर
1/n। इसका अगर हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये लॉग लीनियर मॉडल बन जाएगा, एंड दिस इज़ नॉट लीनियर। ठीक है, बोथ ऑफ देम एक्स बार जी एंड एक्स, सो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आर नॉन लीनियर फंक्शन। इसको अगर हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो विल गेट लॉग लीनियर मॉडल। ठीक है, एंड ये बेसिक प्रॉपर्टी है, आई होप ये पता होगी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डोमेन। डोमेन refers to those values of x and y जिस पे वो फंक्शन सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, जिस पे वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो लेट्स सिंपली डू द एग्जाम्पल 15.7। अब वो बेसिक्स तो आई होप पता है। फाइंड डोमेन एंड ड्रॉ द सेट्स इन एक्स वाई प्लेन। इसका डोमेन कब होगा इस पूरे फंक्शन का, व्हेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि ये लेस देन 0 होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। एंड रूट वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या वैल्यू आ जाएगी, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड इससे वैल्यू आएगी y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम प्लॉट करना चाहें, इफ दिस इज x, दिस इज y, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x 1 यहाँ पे आ गया, तो x शुड लाई in this zone, y greater than 0 is this, so y greater than 0 is this is y equals to 0, y greater than 0 is this. So the shaded portion I'll mark in red, so this for all these values of x and y ये सारा डोमेन होगा, right? Okay, now moving to the second part. ओके, जी एक्स वाई फंक्शन है ऐसे डिफाइंड। फर्स्टली इसका डोमेन निकालना है, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए एंड दिस शुड नॉट बी 0। अगर ये 0 हो गई तो 2/0 इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन वोंट बी डिफाइंड। सो दिस शुड नॉट बी 0 एंड दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी x² प्लस y² -4 should be strictly greater than 0. So we have x² plus y² should be strictly greater than 4. ये फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास। सेकेंड, दिस वैल्यू शुड नॉट बी नेगेटिव, सो 9 minus x² plus y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन और ये साइन, इसमें इट कैन टेक वैल्यू इक्वल्स टू 0, इसमें इट कैन नॉट टेक वैल्यू इक्वल्स टू 0 क्योंकि तब वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज 9 शुड बी ग्रेटर देन x² प्लस y²। सो व्हाट वी हैव इज x² प्लस y² शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एंड x² प्लस y² इट्स द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ रेडियस 2 हो जाएगा, यहाँ रेडियस 3 हो जाएगा, 3 से कम और सारी वैल्यूज़, अगर ये रेडियस ठीक है y है, ये 3 हो जाएगा, x2 ये सॉरी x यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, -3 -2, sorry -3, this would be -2, this is 2 2 -2. So ये सारा शेडेड एरिया, सो आई ड्रॉ विद येलो, ये सारा शेडेड एरिया इज द डोमेन, दो सर्कल्स के बीच में। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन 15.1, एग्जांपल 15.8। अगर यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन इन दिस फॉर्म, a1 log x1 minus c1 plus a2 log x2 minus c2, इससे हमें एक चीज़ पता चलती है, x1 इज द कंजम्पशन ऑफ गुड 1, c1 देखो फर्स्ट इसको नोट करते हैं, log
x1 minus c1 and if you are assuming all the coefficients are positive. ठीक है, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज तब होगी जब ये सारी टर्म्स पॉजिटिव होगी. एंड ये पॉजिटिव कब होगी? जब x1 शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन c1. मतलब इसका मतलब c1 इज द मिनिमम ऑफ गुड वन, जो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो हमारी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी. सिमिलरली c2 है मिनिमम ऑफ गुड 2. तो हमारी एक कंडीशन हो जाएगी कि x1 x2 सो बेसिकली xi शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू ci. अगर ये नहीं होगा तो इफ़ वी हैव x1 xi लेस देन ci, तो फॉर ith गुड हमारी यूटिलिटी आ जाएगी नेगेटिव. तो उसको हम मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव आ रही है. तो बेसिकली आई होप ये क्लियर है कि इस यूटिलिटी फंक्शन में बता रही है कंज्यूमर c1 ऑफ गुड 1, c2 ऑफ गुड 2, cn ऑफ गुड n, इतना तो वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, और एल्स उसकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी. सो with this we are done with 15.1 and in the next video I'll be uploading 15.2. Okay, all the best.